नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है बेईमान दोस्त। कंचनपुर नाम के गांव में माधव और संतोष नाम के दो दोस्त रहते थे। माधव एक बड़ा ही भोला भाला और सरल व्यक्ति था। उसका दोस्त संतोष बहुत ही बिगड़ैल था, क्योंकि दोनों बचपन से ही एक साथ खेलते थे, इसीलिए उनकी मित्रता हो गई थी। संतोष, जिसे सब सत्तू कहकर बुलाते थे, वह दिन भर आवारागर्दी के अलावा और कोई काम नहीं करता था। माधव के पिता गुजर चुके थे। वह अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता था। वह दिन भर अपनी 4 बीघा जमीन में खेती करके पसीना बहाता और अपनी माँ और अपना पेट पालता। एक दिन माधव थका हारा जब अपने घर आया, तब उसकी माँ ने कहा, बेटा, तू दिन भर इतनी मेहनत करता है, फिर रात को घर आकर मेरे लिए खाना भी बनाता है, थोड़ा आराम भी कर लिया कर। माधव ने कहा, यह तू कैसी बातें करती है माँ? मेरी उम्र अभी जवानी की है और जवानी की उम्र काम करने की होती है, ना कि आराम करने की। बेटा, मैं तुझे दिन भर पसीना बहाते हुए देखती हूँ तो मुझे अपने बीमार होने पर बड़ा ही दुख होता है कि मैं तेरे लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं बना सकती। माधव कहने लगा, दिल छोटा मत कर माँ, जब मैं तेरे लिए खाना बनाता हूँ तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। अभी दोनों बातें कर ही रहे थे कि पड़ोस के सुखिया चाचा आ गए और कहने लगे, बहन, तू बड़ी खुश नसीब है कि माधव जैसा बेटा तुझे मिला है। एक तरफ तुम्हारा बेटा है जो सारा दिन खेतों में काम करता है और फिर रात को तेरे लिए खाना भी बनाता है। दूसरी तरफ मेरा बेटा है जो दिन भर आवारागर्दी के अलावा और कुछ नहीं करता। अरे चाचा, ऐसी बात नहीं है। सत्तू धीरे धीरे काम करने लगेगा। सुखिया कहने लगा, क्या खाक काम करने लगेगा बेटा? पहले तो वह सिर्फ काम ही नहीं करता था, दिन भर निटल्ला बनकर घूमता था, लेकिन अब तो वह गांव के लड़कियों को भी छेड़ने लगा है। तो आप उसकी शादी क्यों नहीं कर देते? शादी के बाद वह सुधर जाएगा। यह कैसी बात करती हो बहन? उसकी शादी करके क्या किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करनी है? कामकाज तो वह कुछ करता नहीं है। जो अपने लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं कर सकता, वह अपनी पत्नी को क्या खिलाएगा? माधव, तू तो उसका दोस्त है, उसे समझाता क्यों नहीं बेटा? माधव कहने लगा, आप बिल्कुल चिंता न करें सुखिया चाचा, मैं कल इसके बारे में सत्तू से ज़रूर बात करूँगा। यह लो, मेरे घर पर आज खीर बनी थी और खीर तुझे बहुत ही पसंद है ना माधव, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। माधव ने सुखिया से खीर ले ली और सुखिया मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया। अगले दिन माधव सत्तू से जाकर मिला और कहने लगा, सत्तू भाई, तेरे पिता तुझसे बहुत ही परेशान रहते हैं, तू क्यों कोई काम धंधा नहीं करता? सत्तू माधव का दोस्त था, मगर अंदर ही अंदर वह माधव से बहुत ही जलता था, क्योंकि गांव में सब लोग माधव की तारीफ करते थे और सत्तू की बुराई करते थे। माधव की बात सुनकर सत्तू गुस्से में आकर बोला, तो अब मेरा बाप मेरी शिकायत पड़ोसियों के घर जाकर भी करने लगा? ऐसी बात नहीं है सत्तू, सुखिया चाचा हमारे घर जैसे ही तो हैं और तू मेरा दोस्त है, भला वो मुझसे नहीं कहेंगे तो और किससे कहेंगे? तो तू मेरे बाप का वकील बनकर आया है। ऐसा मत के सत्तू, वह तेरे पिता हैं, अगर तू कुछ काम धंधा करेगा तो तेरा ही फायदा है और तेरे पिता पर भी काम का बोझ कुछ कम हो जाएगा। सत्तू ने कहा, अरे ओ, अभी मेरी कोई काम करने की उम्र है? मेरी तो मौज मस्ती करने की उम्र है। नहीं भाई, ये उम्र काम करने की ही है। इसी उम्र में ही आदमी मेहनत कर सकता है और तरक्की कर सकता है। जो जवानी के दिन बेकारी में गुजार देता है, उसके लिए बुढ़ापा किसी श्राप से कम नहीं होता। मेरी बात पर जरा गौर करना। इतना कहकर माधव अपने खेत की तरफ चला गया। वहीं सत्तू गुस्से से भरा हुआ उसे जाता हुआ देख रहा था। सत्तू मन ही मन में बुदबुदाने लगा, कुछ सालों पहले ये मेरे साथ गिल्ली डंडा खेलता था और आज मुझे मेहनत का पाठ सिखा रहा है।
ठीक उसी समय वहाँ पर साहूकार अपने कुछ कारिंदों के साथ आ धमका। साहूकार गांव के लोगों को सूद पर पैसा दिया करता था। साहूकार ने गुर्राते हुए सत्तू से कहा, क्यों सत्तू, तुझे पता है ना इस महीने तेरे ऊपर ब्याज कितना चढ़ गया है? सत्तू कहने लगा, हाँ हाँ पता है सेठ जी, और आपसे बोला तो है कि सारे पैसे लौटा दूंगा। लौटा दूंगा नहीं, कब लौटाएगा ये बता। पिछले 3 महीने से तू मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। मैं सिर्फ तेरे पिता का लिहाज करके चुप हूँ, वरना तेरी जगह पर कोई और होता तो उसकी हालत ख़राब कर देता। उसकी बात सुनकर सत्तू थोड़ा सहम गया और बोला, मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए। ठीक है, मैं तुझे 2 घंटे की मोहलत देता हूँ। मेरे पैसे लौटा दे, वरना तेरे बाप से पैसा वसूल कर लूँगा और उन्हीं के सामने तुझे पिटवा लूँगा, समझा? इतना कहकर साहूकार पैर पटकता हुआ वहाँ से चला गया। सत्तू अपने आप से कहने लगा, जो पैसा मैंने इससे ब्याज पर लिया था वह तो मैंने जुआ में उड़ा दिया। अब यह नई मुसीबत कहाँ से आ गई? अगर यह पिताजी के पास पहुँच गया तो पिताजी मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। तभी सत्तू के दिमाग ने एक तरकीब सोची। उसकी आंखों में चमक आ गई। वह सोचने लगा कि माधव से पैसे उधार मांगता हूँ। इस पूरे गांव में सिर्फ एक माधव ही है जिसे मैं बेवकूफ़ बना सकता हूँ। वह मुझे पैसे ज़रूर दे देगा। सत्तू दौड़ता हुआ माधव के पास पहुँचा और रोता हुआ चेहरा बनाकर मदद मांगने लगा। माधव ने कहा, अरे भाई, मैंने तुझे मना किया था कि जुआ मत खेल, मगर तुमने मेरी एक न मानी। अब देख, साहूकार तुझे मारने को चला है। तू मुझे बचा ले दोस्त, मुझे पैसे दे दे। मैं वादा करता हूँ कि अब कभी जुआ नहीं खेलूँगा और मेहनत से काम करूँगा। जल्द से जल्द तेरे पैसे लौटा दूँगा। माधव की फसल अभी कुछ दिन पहले ही बिक चुकी थी। उसके पास वो पैसे रखे हुए थे। माधव वह पैसे सत्तू के हाथों में देकर बोला, यह ले दोस्त पैसे, और जाकर साहूकार को दे दे। कल से कामकाज शुरू कर दे। सत्तू पैसे लेकर वहाँ से सीधा साहूकार के पास पहुँचा और उसने पैसे साहूकार को लौटा दिए। 2-4 दिन बीते थे। सत्तू, जो कि एक बिगड़ेल युवक था, वह पहले से भी ज़्यादा पैसे ब्याज पर साहूकार से ले आया। सत्तू ने वे सारे पैसे जुए और शराब में उड़ा दिए। इधर माधव की माँ की तबीयत अचानक ज़्यादा ही खराब हो गई और इलाज के लिए उसे पैसों की ज़रूरत आन पड़ी। वह दौड़ता हुआ सत्तू के पास पहुँचा और कहने लगा, भाई, तूने जो मुझसे पैसे लिए थे उसमें से कुछ पैसे मुझे दे दे। मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई है, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। सत्तू अचानक सुबक गया और बोला, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, बाद में दे दूंगा। तूने मुझसे कुछ ही दिनों में पैसे लौटाने का वादा किया था। अब तक मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं थी, मैंने तुमसे पैसे नहीं मांगे, लेकिन आज मैं मजबूर हूँ। ये सुनकर सत्तू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया और वह कहने लगा, तुझे तो गांव में हर कोई अच्छा बोलता है, तुझे तो कोई भी उधार दे देगा। जाकर कहीं और से उधार क्यों नहीं मांग लेता? मैं उधार क्यों मांगू सत्तू, जब मेरे पैसे तेरे ऊपर निकल रहे हैं? सत्तू ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। इस बात पर माधव का दिल टूट गया। वह बुरी तरह से परेशान होकर बोला, तू मेरा दोस्त है सत्तू, इसीलिए मैं चाहकर भी तुझे भला बुरा नहीं बोल सकता, लेकिन अब मैं तेरी शिकायत सुखिया चाचा से ज़रूर करूँगा। सिर्फ उन्हीं का लिहाज करके मैं यहाँ से चुपचाप जा रहा हूँ। इतना कहकर माधव वहाँ से चला गया। अब सत्तू को अपनी बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती महसूस हो रही थी। तभी सत्तू ने देखा कि गांव के मोहन काका अपने हाथ में एक पोटली पकड़े हुए माधव के घर की ओर जा रहे थे। सत्तू बोला, अरे काका, कहाँ जा रहे हो? आखिर तुम्हें माधव से क्या काम पड़ गया? काका कहने लगे, 2 दिन बाद मेरी बिटिया की शादी है और इस पोटली में बिटिया के दहेज के सोने के गहने हैं। मैं अपनी पत्नी सरला के साथ शहर में कुछ खरीदारी करने जा रहा हूँ। तब तक ये गहने मैं माधव के घर पर रखने जा रहा हूँ। भला माधव से ज़्यादा ईमानदार आदमी इस गांव में कौन है? इतना कहकर मोहन काका वहाँ से चले गए।
उनकी बातें सुनकर सत्तू के मन में माधव के लिए ईर्ष्या का भाव और भी ज़्यादा बढ़ गया। तभी वहाँ पर साहूकार अपने कारिंदों के साथ आ पहुँचा और बोला, अभी तक मेरे इस बार के पैसे नहीं आए सत्तू। सत्तू, जो कि बहुत ही गहरी सोच में एक योजना बना चुका था, मुस्कुराकर बोला, चिंता मत करो सेठ जी, 2 दिन के बाद तुम्हारे पैसे पहुंचा दूंगा। ठीक है, सिर्फ 2 दिन और तीसरा दिन मेरा होगा। इतना कहकर साहूकार वहां से चला गया। असल में सत्तू माधव के घर पर चोरी करने की योजना बना चुका था। वह जानता था कि माधव दिन भर तो खेतों में काम करने के लिए चला जाता है और उसके घर पर उसकी बीमार माँ लेटी रहती है। तो अगले दिन सत्तू दोपहर के वक्त पहले बाजार गया और वहाँ से ठीक वैसी ही पोटली खरीदी जैसी पोटली उसने मोहन काका के हाथों में देखी थी। फिर वह माधव के घर पर गया तो माधव की माँ कहने लगी, क्या हाल है बेटा सत्तू, सब कुशल तो है? हाँ काकी, सब कुछ कुशल है। यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि आपका हालचाल पता करता चलूं। मैं आपके लिए मिठाई लाया हूँ। असल में मिठाई में सत्तू ने नींद की दवाई मिला दी थी। माँ ने बड़े ही प्यार से एक लड्डू खा लिया और खाते ही उसे नींद आने लगी। वह कुछ ही पलों में गहरी नींद में सो गई। सत्तू ने बड़ी चालाकी से अलमारी में से गहनों की पोटली निकाली और ठीक वैसी की वैसी पोटली रख दी ताकि किसी को शक ना हो। अगले दिन मोहन काका माधव के घर पर आकर अपने गहने की पोटली मांगने लगा। काका ने कहा, मुझे गहने वापस कर दो माधव। माधव ने पोटली लाकर काका को दे दी, मगर जैसे ही पोटली काका ने खोली तो वह यह देखकर हक्का बक्का रह गया कि उसमें पत्थरों के अलावा और कुछ नहीं था। काका ने कहा, मेरे सोने के गहने कहाँ हैं? यह देखकर माधव के माथे पर पसीना आ गया और वह बोला, काका, आपने जैसी पोटली मुझे दी थी मैंने वैसी की वैसी वहाँ पर रख दी। मैंने तो पोटली को खोलकर भी नहीं देखा। अरे ये क्यों नहीं कहता माधव कि तेरी गहनों पर नियत खराब हो गई और तू उन्हें बेच आया। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। माधव कहने लगा, मेरी बात का विश्वास कीजिए काका, तो फिर इसमें कंकड़ पत्थर कहाँ से आ गए? यह मामला इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा माधव। मैं पंचायत में तेरी शिकायत करूँगा। कुछ ही देर में वहाँ पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसमें गांव का मुखिया, सुखिया चाचा और सत्तू तो बहुत ही खुश हो रहा था। हर कोई माधव को कोस रहा था। मुखिया बोला, तो माधव, ये है तेरी मेहनत। लोगों की आंखों में तुम धूल झोंकते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने ही गांव में तूने डाका डाल दिया। तभी सत्तू बीच में बोल पड़ा, ये है इस माधव की सच्चाई। तुम सबने ही इसे सिर पर बिठा रखा था। सुखिया चाचा बोला, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा। कुछ गांव वालों ने गुस्से में आकर माधव की पिटाई कर दी। यह देखकर माधव की माँ कहने लगी, बेटा, मेरी परवरिश में क्या कमी रह गई थी कि तूने चोरी की? माधव बोला, सच कहता हूँ माँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। मगर उसकी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया। इतनी देर में अचानक मोहन काका की पत्नी सरला काकी वहाँ पर आई और मोहन के पास आकर बोली, तुम सब माधव को क्यों मार रहे हो? काका ने कहा, तुमने जो गहने दिए थे वह इसने बेच दिए। सरला बोली, उस सोने को बेचकर इस बेचारे को मुश्किल से 100-200 भी नहीं मिले होंगे। यह तुम क्या कहती हो? क्योंकि वह सोने के असली गहने नहीं थे, बल्कि पीतल के थे। उसमें सोने का पानी चढ़ा हुआ था। असली सोने के कंगन तो मेरे पास हैं। काका बोले, लेकिन फिर वह पोटली? अरे मैंने तुम्हें तोते की तरह बताया था कि अलमारी में 2 रंग की पोटलियां हैं, नीली और लाल। लाल वाली पोटली में नकली गहने हैं और नीली वाली में असली गहने हैं। तुमने लाल वाली नकली गहनों की पोटली उठाकर माधव को दे दी। वह तो अभी अचानक मेरी नज़र पड़ गई तो मैं तुरंत यहाँ पर आ गई। मैं माधव को अच्छी तरह से जानती हूँ, ये चोरी नहीं कर सकता है। काकी ने अभी इतनी ही बात कही थी कि तभी अचानक साहूकार गुस्से में लाल पीला होता हुआ वहाँ पर आ धमका। सत्तू से कहने लगा, नकली गहने देकर मुझे बेवकूफ़ बनाता है?
इतना कहकर साहूकार वहीं चुराई हुई पोटली सबके सामने फेंक देता है। सत्तू की सारी पोल पट्टी खुल चुकी थी। सभी लोग समझ गए कि चोरी सत्तू ने की थी। तभी माधव की माँ बोली, अब मुझे याद आया कि कल सत्तू घर पर आया था और इसने मुझे लड्डू खिलाया। वह कहते ही मुझे बुरी तरह से नींद आ गई थी और अभी भी मेरा सर भारी हो रखा है। अपनी पोल खुलते देखकर सत्तू माधव से माफ़ी मांगने लगा। तू मेरा बेटा नहीं हो सकता, तू कलंक है। तूने अपने दोस्त के घर चोरी की, दोस्ती पर कलंक है। मुखिया बोला, इस बार तो सत्तू ने हद ही कर दी थी। इसके धोखे के कारण हमने माधव जैसे सीधे और सच्चे आदमी की पिटाई कर दी। देखते क्या हो। सब लोगों ने सत्तू की पिटाई की मगर माधव ने उसे बचा लिया। वह कहने लगा, मत मारो इसे, यह मेरा दोस्त है, मैं इसे पिटता हुआ नहीं देख सकता। इसकी आंखें बता रही है कि इसे अपनी गलती का पछतावा है। ये सुनकर सत्तू रोने लगा और माधव के पैरों पर गिर पड़ा। मैं तुम्हें फंसा रहा था और तुमने मुझे बचा लिया। तुमने मेरी आंखें खोल दी दोस्त। इसके बाद सत्तू ने हाथ जोड़कर सभी से माफ़ी मांगी। इस घटना के बाद से सत्तू भी मेहनत करके जीवन बिताने लगा।